अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले हफ्ते फिर से इस्लामाबाद टॉक्स 3.0 हो सकता है। एक बार फिर से कोशिश की जा सकती है इस्लामाबाद में फिर से बातचीत के शुरू होने की। फिलहाल ये जानकारी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर। वहां पर बैठक, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश मीडिएटर्स के माध्यम से एक समझौते ड्राफ्ट पर काम ऑलरेडी कर ही रही हैं। खबर यह भी है कि 14 मई को ट्रंप चीन जा रही हैं और इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बड़े नेता इस्लामाबाद में फिर से बैठक करके पीस का, यानी कि शांति का फॉर्मूला फाइनलाइज कर सकते हैं। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज में तनाव कम करने और एनरिच्ड यूरेनियम को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे भी शामिल है। और ऐसे में ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से कोशिश की जा सकती है, इस्लामाबाद एक बार फिर से सेंटर बन सकता है पीस समझौते का, यानी कि शांति समझौते का। हो सकता है डील अब यहां पर बन जाए। जिस तरह की सिचुएशन दोनों के सामने है, ईरान के सामने भी और अमेरिका के सामने भी, जो हालात इस समय बने हुए हैं, जिस तरह से दोनों कंट्रीज के ऊपर दबाव एक तरीके से कहा जाए, तो क्या अब संभव हो पाएगा ये डेडलॉक टूटे और बातचीत आगे बढ़े, शांति समझौता हो सके? इसको लेकर इस्लामाबाद में फिर से बातचीत शुरू की जा सकती है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। इससे पहले 2 बार और कोशिशें हुई थी, दोनों बार हालांकि शांति समझौता नहीं हो पाया था, वो टॉक्स फेल हो गई थी। लेकिन अब अगले हफ्ते एक बार फिर से अंदर खाने से ये जानकारी सामने आ रही है कि बैठा जा सकता है और इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान के बीच। किस तरह से तनाव को कम किया जाए, कैसे दोनों देश जो भड़के हुए हैं, कैसे उनको शांत किया जाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात की जाए ताकि ईरान भी माने और अमेरिका भी राजी हो जाए। इसको लेकर इस्लामाबाद टॉक्स 3.0 को लेकर इस तरह के इशारे, इस तरह के संकेत फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही, यानी कि अगले हफ्ते ही इस्लामाबाद में इसको लेकर अगले दौर की बातचीत शुरू की जा सकती है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, बहुत स्वागत है माथुर साहब आपका। और पूर्व एयरफोर्स अधिकारी, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत माथुर साहब आप ही के साथ। क्या ये संभव नजर आ रहा है, जिस तरह के हालात ईरान के सामने, अमेरिका के सामने, अब तीसरे दौर की बातचीत हो, अगले हफ्ते इस्लामाबाद में ये टॉक 3.0 हो? जय हिंद। देखिए, बातचीत होना आवश्यक है। ये टॉक्स 3.0, वैसे तो मैं 3.0 से सहमत नहीं हूं, क्योंकि दूसरा वाला टॉक तो हुआ नहीं। हाँ। ईरान का डेलीगेशन जरूर पहुंचा वहां पर, अमेरिकन वहां आए नहीं, तो वो टॉक हो नहीं पाया। तो जहां तक सवाल अगले राउंड की टॉक्स का है, देखिए, जब ये आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब तक पूरी तरह से लचीलापन नजर नहीं आएगा दोनों साइड्स में, दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा अडिग मुझे लगता है नजर आ रहे हैं। और जब तक आप थोड़ा सा टोन डाउन अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट को नहीं करेंगे, तब तक आप, मुझे लगता नहीं है कि बातचीत का एक मार्ग प्रशस्त होगा। और अगर बातचीत हुई भी तो उसका कोई परिणाम निकलेगा, उसमें भी बड़ा भारी शक की गुंजाइश है। क्योंकि आप देखिए, जिस प्रकार से ईरान का कहना है कि जब तक आप ब्लॉकेड को नहीं हटाएंगे हम आगे बातचीत नहीं करना चाहते। और उन्होंने और भी कई सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, जिनमें से अधिकतर पॉइंट्स अमेरिका को मंजूर नहीं है। एक और डेवलपमेंट हुआ है, अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर के और कुछ और देशों को, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर के एक प्रपोजल वहां पर दिया है, जिसको कि ईरान ने कहा है कि इसको बाकी देशों से अपील करिए कि इसको रिजेक्ट करवा दिया जाए। अब उसको भी कहीं ना कहीं अमेरिका इस चीज को लीगलाइज करने का प्रयास कर रहा है। क्या लीगलाइज करने का अर्थ है कि जो एक्शंस उन्होंने वहां पर लिए हैं, उनको कहीं ना कहीं यूएन का अगर बैकिंग मिलेगा, इवेंचुअली अमेरिका देख रहा है एक ऐसी सिचुएशन कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुचारू रूप से आवागमन के लिए शुरू करने में शायद एक इंटरनेशनल फोर्स की जरूरत हो। आपने अगर सुना होगा तो कुछ देर पहले ही
ब्रिटेन ने कहा हुआ है कि हमारा एक डिस्ट्रॉयर जो है वो वहां पर जाएगा फॉर ए पोटेंशियल डिप्लॉयमेंट विद द इंटरनेशनल फोर्स, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा असर पूरे विश्व पे हो रहा है, खासतौर पे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, और वो देश जो कि ठीक है। पूरी तरह से, एक सेकंड, और पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ नजर आ रहे थे, वो देश भी कहीं ना कहीं अब इस प्रकार की बात करने के भी हॉर्मुज तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि हॉर्मुज एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय लेकिन ये तब संभव है जब बातचीत होगी। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार, ये भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत करती हूँ सर, मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जरा इस अगली दौर की बातचीत को लेकर अमेरिका क्या चाह रहा है, अमेरिका में कमला हैरिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, और मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप जब चीन जाएंगे वहां से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, किस तरफ इशारा अगले दौर की बातचीत को लेकर, क्या समझा जाए इससे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए, इसके बाद इस पर करेंगे बात। 11-12 अप्रैल इस्लामाबाद टॉक्स पे। 24 अप्रैल इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 कोई आया ही नहीं। अब अमेरिका ईरान अगले हफ्ते फिर इस्लामाबाद टॉक्स 3.0 कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। खबर यह है कि 14 मई को ट्रंप चीन जा रही हैं। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बड़े नेता इस्लामाबाद में फिर से बैठकर पीस का फॉर्मूला फाइनल कर सकते हैं। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज में तनाव कम करने और एनरिच्ड यूरेनियम को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हुई थी। 21 घंटे तक ये वार्ता चलने के बावजूद नाकाम रही। दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 24 अप्रैल को इस्लामाबाद भी पहुंचे थे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा ही रद्द कर दिया था, क्योंकि अब्बास अरागची स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर से सीधे बात ही नहीं करना चाहते थे। अब फिर से इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान की तरफ से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो सीज फायर को और लंबा किया जा सकता है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करने वाला। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा भड़क उठे और नई धमकी दे डाली तो कहा, अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम के रास्ते पर लौट सकता है। इस बार ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, यानी पहले से और भी ज्यादा सख्त और व्यापक कार्रवाई हो सकती है। इधर अब अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ईरान के खिलाफ जारी युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। लॉस वेगास में कार्यक्रम के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि ये युद्ध बकवास है, अमेरिकी जनता इसे नहीं चाहती। अब इसे कांग्रेस की मंजूरी भी नहीं मिली। अगर मंजूरी होती भी तब भी ये युद्ध शुरू नहीं किया जाना चाहिए था। कमला हैरिस के इस बयान पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जोरदार समर्थन दिखाया। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में ही इस युद्ध को लेकर घिर गए हैं। इधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हॉर्मुज के ब्लॉकेड से ईरान की अर्थव्यवस्था नहीं टूटने वाली। अगर अमेरिका ईरान के पोर्ट्स की नाकाबंदी करता है तो भी ईरान करीब 4 महीने तक बिना ज्यादा आर्थिक दबाव के टिक सकता है। ईरान पर इतनी जल्दी आर्थिक दबाव नहीं बनेगा। CIA की रिपोर्ट अगर ये कहती है तो वाकई ईरान के हौसले को दांत देना पड़ेगा। इन सब के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने वॉशिंगटन में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थनी से अहम मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर पर्दे के पीछे मध्यस्थ की बड़ी भूमिका निभा रहा है और व्हाइट हाउस उसे ईरान से बातचीत में काफी प्रभावित भी मानता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने एक ड्राफ्ट समझौता भेजा है जिस पर ईरान का जवाब जल्द आ सकता है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या युद्ध विराम पर फाइनल मुहर कब लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
सबसे बड़ा सवाल यही कि युद्ध विराम पर फाइनल मुहर कब लगती है, कैसे लग पाती है। ये तभी संभव है जब बातचीत आगे बढ़ेगी। ऐसे में तीसरे दौर की बातचीत को लेकर जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई है, मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। हमारे साथ देवनाथ साहब भी जुड़े हुए, मनोज जी भी जुड़े हुए, माथुर साहब भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ साहब, आपको क्या लगता है सर, तीसरे दौर की वार्ता की कितनी संभावना आपको नजर आ रही है? क्या ये हो पाएगा? शिल्पा जी, हर बातचीत में पॉजिटिव रुख दिख जाता है। सबसे बड़ी बात है कि उभय पक्ष एक दूसरे को रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि ठीक है, हम बातचीत करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि उभय पक्ष एक दूसरे को रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि फिलहाल हम कोई बड़ा हमला नहीं करेंगे। हाँ। बड़े हमले हो भी नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि एक 30 दिन का विंडो ऑफ टॉक्स वो प्रपोज कर चुके हैं, यानी अगले 30 दिन तक कोई बड़ा हमला अमेरिका यानी इजराइल और अमेरिका ईरान पर नहीं करेंगे, ईरान के मेन लैंड पर डेफिनेटली नहीं करेंगे। अब बातचीत कहाँ होगी? अगर ये इस्लामाबाद में होती है तो अच्छी डेवलपमेंट है। इस बार शायद उभय पक्ष एक दूसरे से बातचीत करने के बाद, टेलीफोन पर टॉक करने के बाद ही इस्लामाबाद पहुंचेगा। अच्छा। ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ से तो उनके प्रतिनिधि पहुंच जाएं, हाँ। और दूसरी पार्टी से कोई प्रतिनिधि ना पहुंचे। आमतौर पर होता ये है कि अमेरिका से इस्लामाबाद आने में हवाई समय 16 घंटे का, और तेहरान से इस्लामाबाद आने का हवाई समय जो लेता है वो 4 घंटे का है। तो इस बार ईरान का जो डेलीगेशन है वो डेफिनेटली पहले इस चीज को तय करेगा कि अमेरिकन डेलीगेशन आसमान में उड़ चुका है, क्योंकि उनको 16 घंटे पहले टेक ऑफ करना है। तो जब अमेरिकन डेलीगेशन 16 घंटे पहले टेक ऑफ कर लेगा तो जाहिर बात है उसके 12 घंटे के बाद ईरान की डेलीगेशन टेक ऑफ करेगी तेहरान से। उनको महज 4 घंटे लगते हैं। अब जब ये बातचीत होगी तो सबसे अहम मुद्दा क्या है? सबसे अहम मुद्दा पहले तो यही है कि ईरान फिर से रिपीट करेगा कि वो फिलहाल कोई भी मिसाइल हमला इजराइल पर नहीं करेगा जब तक कि इजराइल भी ईरान के ऊपर बमबारी शुरू नहीं करता। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ईरान का जो इरादा है वो दिखाता है, ईमानदारी दिखाता है ईरान की तरफ से। इसी तरह से अमेरिका को भी दिखाना पड़ेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान ने बार बार कहा है कि जैसे ही अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलता है तो ईरान भी अगले 5 मिनट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा। तो ये जो ईमानदारी है ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को दिखानी पड़ेगी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। और इसको लेकर देखिए, ट्रंप के ऊपर अमेरिका के अंदर ही दबाव बनना शुरू हो चुका है। जिस तरह से हमने कमला हैरिस को सुना, मनोज जी आपको क्या लगता है? इंटरनली भी प्रेशर है काफी हद तक ट्रंप के ऊपर कि भाई ये युद्ध नहीं होना चाहिए था। अब चूंकि हो रहा है तो इलेक्शन भी है वहां पर, इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाना ये भी एक बड़ी सिरदर्दी डोनाल्ड ट्रंप की। अंदर खाने उनका जो विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ जो आवाजें उठ रही है, उनको जवाब देना। तो क्या लगता है सर, क्या उतना ही जरूरी ये अमेरिका के लिए भी युद्ध खत्म होना, बातचीत के लिए आगे बढ़ना जितना ईरान के लिए? देखिए शिल्पा जी, ये युद्ध का समाप्ति होना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए बहुत जरूरी बन चुका है। क्योंकि अब पिछले 40-50 दिनों से जो संघर्ष हुआ उसका इम्पैक्ट लगभग विश्व के सारे देशों पे पड़ने लगा है, और एक तरीके से विश्व आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। 20% का जो ट्रेड था वो बिल्कुल रुका हुआ है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो लगभग 1500 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे ब्लॉकेज हैं दोनों तरफ से। तो ये अब मुझे लगता है कि इसमें जो खास करके ईरान को जो पहले अभी तक जो एक सिंपैथी गेन हो रहा था पूरे वर्ल्ड से, शायद मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के चलते और जिस तरीके से वहाँ पे जो ट्रेड का रूट जो बंद हुआ उसके चलते वो सिंपैथी समाप्त होते जा रही है। और मैं शिल्पा जी एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए अमेरिका की भी एक एग्जिस्टेंस का एक सीमा है, उसकी भी एक अपने इस युद्ध में इस क्राइसिस को झेलने की एक क्षमता है, और शायद ट्रंप के ऊपर वो अब दिखने लगा। और इसीलिए आप देख सकती हैं कि वहाँ पे जिस तरीके से कमला हैरिस का दबाव है, उसके पहले भी वहाँ पे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। नेटो का भी हमने पोजीशन देख लिया था, यूरोपियन यूनियन का भी देख लिया था। तो मुझे लगता है कि अब ये जो वार्ता की दौर फिर से शुरू होने जा रही है, लेकिन हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए कि एक तरफ ट्रंप वार्ता करते हैं, दूसरी तरफ फिर से अटैक शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें इस पूरे प्रक्रिया में आप इजराइल को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि इजराइल
कभी भी नहीं चाहेगा जब तक जो उसका मोटिव था, जिस माध्यम से उसने अमेरिका को इस युद्ध में कुदाया, और जब तक उसको पूर्ति नहीं होती है तब तक शायद वो लेबनान पे और खास करके हिजबुल्लाह पे अटैक करते जाएगा। और अभी मुस्तफा का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से यूएस को अपना जो नाकाबंदी है उसको हटाना पड़ेगा। न्यूक्लियर पे हम कोई बात नहीं करेंगे। तीसरा जो खास करके जो उसका लेबनान का जो इश्यूज है उसको, तो इन तीनों स्थिति में मुझे लगता है कि ये स्थिति फिर से वही डेडलॉक की पोजीशन बनते जा रही है। लेकिन पूरा विश्व चाह रहा है कि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था कायम हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लगभग अब धीरे धीरे बिल्कुल। और पूरी दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ा सवाल माथुर साहब यही है कि क्या अगले दौर की बातचीत भी इसी पॉइंट पर आकर अटक जाएगी कि भाई वो कहेंगे अमेरिका वाले परमाणु अपना प्रोजेक्ट आप पूरी तरह से साइडलाइन कर दीजिए, उस पर मान जाइए, और ईरान मानने को तैयार नहीं होगा। घूम फिर कर मुद्दा वहीं पर आकर अटक जाएगा। सर, लग रहा है आपको कि क्या अब ईरान उस पोजीशन में है कि वो बैकस्टेप करेगा, झुकेगा? जिस तरह से वहां पर अंदर स्टोरेज कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, वहां से तेल बाहर जा नहीं पा रहा, सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है, क्या ईरान मजबूर होगा ऐसे में? शिल्पा, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो मैं आपको इतना बता दूं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बात पे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह नहीं लचीलापन दिखाएगा तो ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका के पास केवल मात्र जो ऑफ रैंप है जिसमें अपना वो मुंह छुपा करके यहां से नोशनल विक्ट्री डिक्लेयर करके शिल्पा ये जा सकते हैं, वो वही है कि आप परमाणु कार्यक्रम पर ईरान को पूरी तरह से अपने शर्तों पर लाएं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यथावत करें। 27 फरवरी की 2026 की जो स्थिति थी वो, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक अमेरिका युद्ध खत्म नहीं करने वाला। आप कुछ भी सोचते रहें, अगर ये है तो ईरान को अपने रुख में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब जो बात इसमें जो दबाव आ रहा है, देखिए, दबाव चीन से भी लगातार आ रहा है, क्योंकि जो दो देश सबसे ज्यादा प्रभावित इससे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी देश प्रभावित नहीं है, सारी दुनिया इससे प्रभावित है, लेकिन कुछ देशों ने, हमारे जैसे भारत ने इसको अच्छे से हैंडल किया है और आज अभी तक हमारा। और सर, इसमें आप ये भी ऐड कर दीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो चीन जाएंगे मई के महीने में, वहां से क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या निकलेगा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही आपको लेकर के आ रहा था। शिल्पा, देखिए, ये ईरान के जो विदेश मंत्री चीन गए हैं वो क्यों गए हैं, और ट्रंप के दौरे से पहले गए हैं, वो इसीलिए गए हैं ताकि वो वहां पर जाकर के कुछ चीजों को क्लैरिफाई करें। चीन की तरफ से भी दबाव ईरान पर है। मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ कि पहले दौर की बातचीत में भी चीन के दबाव में ही ईरान बातचीत के लिए अमेरिका के साथ इस्लामाबाद पहुंचा था। तो ये भी बात बिल्कुल मुझे लगता है क्लियर होनी चाहिए। और अब चीन के प्रधान राष्ट्रपति ने या विदेश मंत्री ने बात करके रांची को यही कहा होगा कि आप अपने रुख में लचीलापन लाइए। इसके न्यूक्लियर के ऊपर अगर वो कह रहे हैं कि 20 साल के लिए मॉरेटोरियम लगाना है, तो आप उसको कहीं बीच में 12-15 साल के आसपास उसको मॉरेटोरियम को एक्सेप्ट करिए और HEU को हैंड ओवर करिए। हाईली जो यूरेनियम है इनका, उसको एनरिच्ड यूरेनियम को हैंड ओवर करिए। ये इस बातों पे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मिली। और अगर ये नहीं हुआ तो आप मुझे बताएं शिल्पा की कैसे अमेरिका कह देगा कि हम जीते और हम वापस चले गए। कुछ भी तो उन्होंने हासिल नहीं किया। वो क्या बताएंगे? जो कमला हैरिस आज सवाल कर रही हैं, उस सवाल का क्या जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा कि आप वहां गए, अरबों खरबों डॉलर आपने खर्च करवा दिए, $2-3 बिलियन पर डे खर्च कर रहे हैं, और वहां से जाकर के और मुंह उठा के वापस आके ना हॉर्मुज खुला, ना न्यूक्लियर हुआ, ना रिजीम चेंज हुआ, ना मिसाइल रुका, ना प्रॉक्सी रुके। तो फिर आपने लड़ाई शुरू क्यों करी थी? तो ये बात आप मान के चलिए। अच्छा माथुर साहब, जो CIA की इंटरनल रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाई ये जो तरीका डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है, ज्यादा आर्थिक दबाव ईरान पर पड़ नहीं पा रहा है, वो अभी भी झेल पाने की क्षमता में है, उल्टा अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनता हुआ, क्या ये रिपोर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप के पास पहले नहीं थी? मैं थोड़ा सा फर्क है मेरे व्यू में। रिपोर्ट है ये मैं मानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ईरान के ऊपर दबाव पड़ रहा है। ईरान के ऊपर क्या दबाव पड़ रहा है, वो निकल करके बाहर नहीं आ पा रहा है। ईरान में इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है इंफॉर्मेशन का बाहर निकलना कि आपको वहां एक्चुअली क्या हो रहा है ये पता नहीं पड़ रहा है। मैं आपको एक ऐसे शिया सुन्नी लीडर जो है ईस्टर्न ईरान में है,
उन्होंने कहा है कि हमको एक फेयर एग्रीमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इतना ईरान का नुकसान हो चुका है। ये आवाज वहां से आ रही है। देखिए, जो जनवरी में शिल्पा प्रदर्शन हुए थे, वो प्रदर्शन भुखमरी, गरीबी और इन्फ्लेशन के खिलाफ हुए थे। और आज जो उस समय इन्फ्लेशन 40% तक पहुंचा था, आपने देखा कि किस तरह से जनता बाहर आई, 27-30 हजार लोगों को उन्होंने गोली से उड़ा दिया। उसके बाद अब एक 100% से ऊपर बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। एक बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसी जगह आने वाली है जब ईरान के अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। मेरे को दिखाई दे रही है आवाजें वहां से उठती हुई। लेकिन क्या अभी उसमें समय है देवनाथ साहब? आपको क्या लगता है, क्या उस पॉइंट पर पहुंचने में अभी ईरान और वक्त लेगा? शिल्पा जी, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप यह उम्मीद कर रहे हैं कि 3 महीने में जब ईरान में सारी मेडिसिन खत्म हो जाएंगी और 4 महीने में जब ईरान में आटा, दाल, चावल, सब्जियां, तेल की किल्लत शुरू हो जाएगी, तो ईरान की जनता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अमेरिका इसी उम्मीद में जी रहा है। अब बात यह है कि क्या अमेरिका 4 महीने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखेगा इसी उम्मीद में? सारी बात यह है, आज की तारीख में आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान खोलना चाहता है क्योंकि उसका अपना भी मोटिव है। ईरान चाहता है कि उसका कच्चा तेल एक्सपोर्ट हो, ईरान चाहता है उसका गैस एक्सपोर्ट हो, क्योंकि वही उसके रेवेन्यू का मेन आधार है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किसने रखा है? आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखा हुआ अमेरिका ने। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। अंदर खाने की बात यह है कि जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सिंगापुर, मलेशिया, जो कि अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से लेते थे, वो सब रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए। भारत भी, शिल्पा जी, भारत भी अपने कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा वहां से लेता था। तो भारत भी अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक चैनल पे बात कर रहा है कि अमेरिका वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। देखिए, ईरान ने भारत को बार बार कहा है कि ईरान भारत को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो रियायत देने के लिए भी तैयार है। ये जो 6-7 टैंकर्स पिछले 2 महीने में ईरान से भारत में आए, चाहे गैस लेकर आए, चाहे कच्चा तेल लेकर आए, ईरान ने हर टैंकर में हमें, जो वर्ल्ड में प्रिवेलिंग कच्चा तेल की कीमत थी पर बैरल, ईरान ने हमें उससे डिस्काउंटेड रेट पर बेचेगा, क्योंकि ईरान भारत को अपना मित्र देश समझता है। तो सब देशों को अमेरिका के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। ईरान क्यों मान जाएगा एटमी हथियार बनाने से? आप बताइए। एक देश जो एटमी हथियार बना नहीं रहा है, IAEA की रिपोर्ट पिछले साल कह रही है कि ईरान के पास एटम बम होने का कोई साक्ष्य नहीं है। मिला, हाँ। तो ईरान क्यों मान जाएगा? वैसे मैं एक सेंटेंस और कहूंगा, इसको एंश्योर कौन करेगा? चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ईरान जो है थक के, हार के, घुटने टेक के, गिड़गिड़ा के कहता है कि ठीक है, मैं एटम बम नहीं बनाता हूं, साइन कर देता है डॉक्यूमेंट में। इसके आगे क्या होता है वो शायद दर्शकों को बताना जरूरी है। इसके बाद एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होता है, कोई तो जाके चेक करता है ना। कौन जाएगा वहां पर? अमेरिकन जाके चेक करेंगे, ईरान नहीं अलाउ कराएगा। क्या इजराइल के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जाके चेक करेंगे ईरान में? ईरान अलाउ नहीं करेगा। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोसेस है कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साइंटिस्ट, इंजीनियर जाते हैं। ईरान ने कहा है भाई आ जाओ, चेक कर लो। ईरान की छोटी सी शर्त है कि IAEA की टीम में ना अमेरिकन होना चाहिए, ना इजरायली होना चाहिए। जी शिल्पा जी। हाँ, बिल्कुल सही बोले सर। तो ऐसे में क्या ईरान बच सकता है कि अगर वो झूठ भी बोलता है तब भी वो बच जाएगा? शिल्पा जी, ईरान को झूठ बोलने की कोई दरकार ही नहीं है। ईरान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के सामग्री हैं, वो ऑलरेडी IAEA ने डिटेल में लॉग इन की हुई है। मैं बता दूं, पिछले साल जब जून के महीने में 12 दिन के लिए इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की थी ईरान के ऊपर, तब तक, पिछले साल की बात कर रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में 5 टीमें 2025 में IAEA की जा चुकी हैं ईरान में। और उन सबका एक ही रिपोर्ट है कि ईरान के पास डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से 440 किलो यूरेनियम है।
अच्छा। इसके अलावा ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई साक्ष्य, साइंटिफिकली अवेलेबल साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन बात तो अब वही है ना, है क्या? विश्वास की। अमेरिका ईरान पर विश्वास करने को तैयार नहीं है मनोज साहब, और ईरान अमेरिका पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, और यहीं पर ये डेडलॉक फंसा हुआ है। दोनों एक दूसरे की ना मानने को तैयार, ना सुनने को तैयार। ऐसे में तीसरे दौर की बातचीत से भला क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए शिल्पा जी, ये जो स्थिति है ये दोनों देशों की स्थिति एक दिन की स्थिति नहीं बनी है। और देखिए जो ईरान, देखिए ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और सारे वहाँ पे साइंटिस्ट और चाहे IRGC में जितने भी लोग हैं वो सारे मतलब उनकी मेंटल क्षमता, उन्हें पता है कि हमारी क्या पोजीशन। लेकिन हमें समझना होगा कि ईरान का जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका फंडामेंटलिज्म है, जो उसका कट्टरता है कि डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, ये जो विचार है शायद यही विचार इजराइल और अमेरिका को कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि जब तक हम चाहे वो अभी जैसे देवराज जी बता रहे थे कि उसने जो जितने भी यूरेनियम इनरेज किया है, क्योंकि आप समझ सकते आज उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से पूरे विश्व को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया, सिर्फ जबकि वो सिर्फ लोकेशन का फायदा उठा रहा है। और उतना ही नहीं, आप देखिए मिडिल ईस्ट के कोई भी देश इस युद्ध में डायरेक्ट रूप से कहीं से शामिल नहीं थे, लेकिन उसने सबसे ज्यादा अटैक उनके ऊपर किया है। तो ये जो उस बेल्ट का जो उसका जो ईरान का जो माइंडसेट है, इसको इजराइल भी समझता है और अमेरिका भी समझता है। और मुझे लगता है कि आज जो स्थिति जिस तरीके से बन के आई है, वहां से अमेरिका खाली हाथ वापस नहीं जाने वाला है। जिस तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे वो घिर रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल में भी जिस तरीके से वहां की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस तीनों जो खास करके जो बातचीत का जो समझौता का जो इश्यूज है, उसमें जब तक न्यूक्लियर और वहाँ का जो भी, जैसे आप समझ सकते हैं कि जो पहले राउंड के दर्जे में था कि हमें 20 साल तक के लिए हम अपना इनरिचमेंट बंद करेंगे, लेकिन शायद उसके बाद से जिस तरीके से मुस्तफा का जो कमेंट आया, जो स्टेटमेंट आया, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से डिरेल हो गई। और दूसरा एक चीज हमें ये भी समझना होगा कि देखिए ईरान में कोई वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, वहां पे कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। हाँ। वहां पे एक मिलिट्री के द्वारा रूल किया जा रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं है। लेकिन आज अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पे पार्टी सिस्टम है, वहां कांग्रेस है, इन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो अब ऐसे में पहल कैसे होती है, बातचीत के टेबल पर कैसे दोनों साथ आते हैं, कब तक साथ आ पाते हैं, नजर बने रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका माथुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।